नमस्कार दोस्तों, मैं निधि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ हरित क्रांति के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। आज मैं पुस्तक के माध्यम से हरित क्रांति की क्षेत्र और हरित क्रांति के प्रभावों के बारे में समझाने वाली हूँ। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक वॉच करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन में स्पष्ट सुधार तथा एक लंबी अवधि तक उत्पादन के स्तर को बनाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि उत्पादन में स्पष्ट सुधार लाना तथा एक लंबी अवधि तक उत्पादन, जो कृषि में उत्पादन होता हो, उसके स्तर को बनाए रखना ही हरित क्रांति है। हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को तो है ही। किसको है? नॉर्मन बोरलॉग को है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को है। अपितु डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी जाता है इसका श्रेय। किसका श्रेय? हरित क्रांति का। हरित क्रांति के आवश्यक तथ्य। हरित क्रांति के आवश्यक तत्व कौन कौन से? हरित क्रांति के आवश्यक तत्व वर्ष सन 1966 और 1967 के बाद जो कृषि विकास से संबंधित नीति अपनाई गई, उसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। जो नंबर 1 है सिंचाई की समुचित व्यवस्था। क्या? सिंचाई की समुचित व्यवस्था। हरित क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बृहद सिंचाई योजनाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। सबसे पहले क्या था? सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना था, जिसमें सिंचाई योजनाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। नंबर 2 है शीघ्र पकने वाली उन्नतशील बीज प्रजातियों का विकास। हरित क्रांति में क्या हुआ? शीघ्र, जो जल्दी से पकने वाले उन्नतशील बीज थे, उन प्रजातियों का विकास हुआ। कृषि उत्पादन तीव्र विकास एवं वृद्धि हेतु अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों के क्षेत्र में निरंतर विकास किया जा रहा है। इसके लिए धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों की उन्नत किस्मों की बुआई पर जोर दिया गया। और नंबर 3 है खाद्य एवं उर्वरकों की समुचित व्यवस्था एवं प्रयोग। हरित क्रांति की सफलता हेतु रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया गया। फलतः इसके उत्पादन एवं उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। फसलों के रोगों पर नियंत्रण तथा कीटाणुनाशक दवाओं के द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीटाणुओं को समाप्त कर उत्पादन में वृद्धि तथा पौधों के संरक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है। खाद्य उर्वरकों की समुचित व्यवस्था एवं प्रयोग में कीटाणुओं से सुरक्षा करना, खाद्य सामग्री फसलों को, और जिसमें नई नई दवाओं का यूज होता था, इन सभी को सम्मिलित करते हैं। नंबर 4 है भूमि सुधार एवं भू संरक्षण। भूमि सुधार में क्या है दोस्तों? देखते हैं आगे। भूमि सुधार के अंतर्गत सभी प्रकार के मध्यस्थों एवं बिचौलियों का अंत करना, कृषकों को भू धारण की सुरक्षा, शोषण से मुक्ति और मालिकाना हक दिलाना आदि है। इस नवीन नीति में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाने के साथ साथ भूमि कटाव तथा उसकी उर्वरक शक्ति
उर्वरा शक्ति में ह्रास होने को रोकना आदि का समावेश है। नंबर 5 है पादप तथा वृक्ष की समुचित व्यवस्था करना। कीटाणुनाशक औषधियों के उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि, आवश्यक अनुसंधान तथा पौध संरक्षण कार्यक्रम हेतु पौधे संरक्षण निदेशालय की स्थापना की गई है। कृषि कृषि विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन एवं कुशल प्रशासन हेतु हरित क्रांति के क्षेत्र में अनेक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। सन 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कृषि वित्त व्यवस्था के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम और उर्वरकों की पूर्ति के लिए उर्वरक निगम, विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि मूल्यों के निर्धारण हेतु कृषि मूल्य आयोग आदि की स्थापना उल्लेखनीय है। अब देखते हैं दोस्तों हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में। हरित क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, आगे देखते हैं। हरित क्रांति के प्रभाव को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। नंबर 1 है सामाजिक प्रभाव। हरित क्रांति के नंबर 1 है कौन सा प्रभाव? सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में पहला क्या है? सामाजिक असमानता में वृद्धि। हरित क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा? सामाजिक प्रभाव में इनके सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई। जैसे कि आगे देखते हैं विस्तार से। हरित क्रांति में से क्षेत्र असमानताओं में वृद्धि के साथ साथ छोटे बड़े किसानों के मध्य असमानता में वृद्धि हुई है। खाई बढ़ी है। हरित क्रांति से निर्बलता के सागर में संपन्नता के द्वीप बन गए हैं। ये कोटेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, कहीं भी लिख सकते हैं पेपर में। हरित क्रांति से निर्बलता के सागर में संपन्नता के द्वीप बन गए हैं। नंबर 2 है पूंजीवादी कृषि का विकास। ये नंबर 2 सामाजिक प्रभाव में चल रहा है दोस्तों। नई कृषि उत्पादन विधि के कारण भारत में पूंजीवादी कृषि का विकास हो रहा है, क्योंकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों और सिंचाई पर भारी विनियोग करना पड़ता है, जो छोटे मध्यम श्रेणी के किसानों की सामर्थ्य से परे है। परिणामतः नवीन कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ नहीं हुआ, बल्कि इस कारण ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम हाथ से में संपत्ति का संकेंद्रण हुआ है। क्या हुआ है? संकेंद्रण हुआ है। नंबर 3 है भूमि सुधार पर प्रभाव। क्या? भूमि के सुधार पर प्रभाव नंबर 3 है हरित क्रांति के प्रभाव में। और हरित क्रांति का प्रभाव भूमि सुधार पर स्पष्ट रूप से हुआ। जी हाँ दोस्तों, भूमि के सुधार पर स्पष्ट रूप से हुआ, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में धनी किसानों के एक शक्तिशाली वर्ग को सशक्त बनाया है। बड़े किसान न केवल आर्थिक रूप से वरन राजनीतिक दृष्टि से भी अधिक शक्तिशाली हुए हैं। और नंबर 4 है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि। हरित क्रांति के अंतर्गत गहन कृषि विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है और गहन कृषि में परिणाम स्वरूप यंत्रीकरण में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। नंबर 5 है दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन करना। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी के फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या के शहरों में जाने से वहां स्थानीय यातायात, आवास एवं जन स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की समस्याएं अधिक विकट हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक प्रभाव बहुत बुरे रूप में सामने आए हैं। नंबर 6 है, कृषि के आधुनिकीकरण में ने कृषि एवं उद्योग के परस्पर संबंध को और अधिक मजबूत बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, कृषि आधुनिकीकरण ने कृषि एवं उद्योग के परस्पर संबंध को और अधिक मजबूत बना दिया। नंबर 2 है, जैसे मैंने अभी आप सभी को पढ़ाया, सामाजिक प्रभाव हरित क्रांति में आधा, और बा है आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, कृषि उत्पादन के प्रति इकाई भूमि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि। हरित विस्तार से देखते हैं। हरित क्रांति का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़े हुए कृषि उत्पादन से परिलक्षित होता है, परंतु सभी फसलों पर प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ा है। गेहूं के उत्पादन पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, जबकि अन्य फसलों पर इसका प्रभाव शिथिल रहा है। और नंबर 2 है, कृषि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। यदि यह माना जाए कि कृषि के क्षेत्र की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, तो कृषि का प्रमुख कारण प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि को माना जा सकता है। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे कृषकों के बचतों की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। निष्कर्ष में देखते हैं, हरित क्रांति के प्रभाव के उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं। नंबर 1, नई तकनीकी का लाभ विशेष रूप से बड़े और धनी किसानों को प्राप्त हुआ है। छोटे किसान इस क्रांति के दायरे से बाहर रह गए। नंबर 2 है, नई तकनीकी का प्रभाव गेहूं तथा धान पर अधिक मात्रा में पड़ा है। अन्य खाद्य अखाद्य फसलें इसके प्रभाव से अप्रभावित रही हैं। नंबर 3 है, नई तकनीक का प्रयोग देश के सीमित क्षेत्र में हो सका है, जिस कारण प्रादेशिक असमानताएं बढ़ी हैं। नंबर 4 है, नवीन कृषि तकनीक में व्यापक आयोजन का अभाव है। नंबर 5 है, हरित क्रांति से ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी है व ग्रामीण जनसंख्या शहरों की और पलायन बढ़ा है। नंबर 6 है, नई तकनीकी का प्रयोग इसके विकास के प्रारंभिक दशक में अधिक रहा है और अब यह कम होता जा रहा है। देश में बढ़ी हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में कृषि से दूसरी हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताई है, जिससे मिट्टी से लेकर विपणन तक कृषि के सभी पहलुओं का समावेश हो। राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मौजूदा समय को ही इस दूसरी हरित क्रांति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताया है।